कल हमने गद्य अभी हम गद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत कल हमने काठिन्य निवारण किया था। आज हम जो है गद्य शिक्षण के प्रकार में द्रुत वाचन जो है दो प्रकार बताए हैं, गहन अध्ययनिष्ठ और द्रुत वाचन। तो इसके जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार द्रुत वाचन का अध्ययन करेंगे कि द्रुत वाचन किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि द्रुत मतलब जल्दी, तेज, ठीक है। जो वाचन जल्दी जल्दी करके समझा जाता है, जिसको फटाफट हम पढ़ के उसके अर्थ को ग्रहण करते चले जाते हैं, वह वाचन द्रुत वाचन कहलाता है। द्रुत वाचन जो है गहन वाचन से अलग है। गहन वाचन में वाचन उसके अंदर अर्थ की गंभीरता अधिक होने के कारण से उसका अध्ययन हमको गहन रूप से करना पड़ता है। एकाग्र होकर समझकर एक से अधिक बार करके हम उसको अर्थ को समझते हैं। और द्रुत वाचन में हम एक ही बार में जल्दी रीडिंग करके भी हम जो है उसका अर्थ को समझते चले जाते हैं। द्रुत वाचन जो है विस्तृत अध्ययन के लिए अनिवार्य होता है। यदि हमको बहुत अधिक पढ़ना है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी ग्रहण करते चले जाएंगे। और जल्दी पढ़ने के विस्तृत अध्ययन के लिए द्रुत वाचन अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत अध्ययन के लिए यदि हम बहुत गंभीर रूप से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हम थोड़ी ही देर में व्यक्ति जो है थक जाता है और उसको समझ नहीं आता, तो फिर वो उसको बोर होके वो उसको छोड़ देता है। इसी के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए द्रुत वाचन का जो है उससे अलग महत्व होता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं या कोई लेख पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं, जैसे ही उसका हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। उसके अंदर जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो ऐसी शब्दावली होती है जो बालक उससे का जानकार होता है और उसका तुरंत अर्थ समझता चला जाता है। और गहन अध्ययनिष्ठ पाठ में जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो साहित्यिक शब्दावली होती है, अलंकारिक शब्दावली होती है। उसको समझने के लिए विद्यार्थी को जो है अलग से जो है कंसल्ट करना पड़ता है, अलग से उसको जानना पड़ता है। इसलिए उस जो है गहन अध्ययनिष्ठ पाठ जो है कठिन माने गए हैं, ठीक है। इन पाठों को उसका अध्ययन करने से जो है बालक के अंदर जो है विषय का बोध हो जाता है। जो वो पढ़ रहा है उस पाठ की जो विषय वस्तु है, जो कहानी है या उसके बारे में क्या बताया गया है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम तुरंत ही उसको पढ़ के समझ जाते हैं। बोध होना मतलब ज्ञान होना, तुरंत उस विषय वस्तु का उसको ज्ञान हो जाता है। इसके बाद है भाषाई कौशलों पर कोई इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। भाषा के जो कौशल है, कौन से कौशल है, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, जो हमारे कौशल है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें जो शब्द के अर्थ पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है और ऐसे शब्दों को इसमें सम्मिलित किया जाता है जो बालक के को तुरंत पढ़कर तुरंत समझ में आ जाए। नेक्स्ट है ये गहन अध्ययन इस पाठ को समझने में पूरक पाठ की भूमिका निभाते हैं। सप्लीमेंट्री से तात्पर्य यह है कि जैसे आपको बताया था कि विधि और प्रविधि। विधि क्या होती है? मेन विधि, जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। जैसे प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। प्रयोगशाला में जब हम काम कर रहे हैं, साइंस में जब हम कोई प्रयोगशाला में प्रयोग करके बता रहे हैं तो हमारी मेन विधि वहाँ क्या है? प्रयोगशाला है। साथ ही में हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? प्रविधि। तो वैसे ही गहन अध्ययनिष्ठ पाठ जो हैं को समझने में ये पाठ जो होते हैं वो पूरक पाठ की भूमिका निभाते हैं। जो आप संदर्भ पुस्तकें पढ़ते हो, संदर्भ पुस्तक हम क्यों पढ़ते हैं? कि हमको जो विषय वस्तु, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक हमको मूल पाठ में समझ नहीं आ रहा है, उसकी भाषा कठिन है, क्योंकि वो गहन अध्ययन है, वो कठिन है। संदर्भ पुस्तक में उसी को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो हम उसको समझने के लिए संदर्भ पुस्तक की सहायता लेते हैं। तो ये भी वहाँ जो है गहन अध्ययनिष्ठ पाठों को समझने में पूरक पाठ की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है इन पाठों को हम शीघ्र पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे ही हम पढ़ते हैं बालक उसको समझता चला जाता है। एक बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर कि इतने वर्ष का बालक इसका अध्ययन करेगा, इस क्लास में हम इसको ये लगा रहे हैं, तो इस बालक को इतने शब्दों का ज्ञान होगा, उसको मद्देनजर रख के इसमें शब्दों का चयन किया जाता है और बालक शीघ्र इसको पढ़कर समझ लेता है।
ठीक है। अब है इसकी उपयोगिता कि गहन अध्ययननिष्ठ पाठ की उपयोगिता क्या है। पहली है कि ये अल्प समय में अधिक अधिगम कराता है कि हम थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसको पढ़कर समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बात कही गई है जो हमको समझ आनी चाहिए, जो उस विषय से संबंधित होती है, उस टॉपिक से संबंधित होती है, तो हम उसको तुरंत पढ़कर अधिक अधिगम कर लेते हैं। अधिक सीखने की गति हमारी जो होती है वो गहन अध्ययननिष्ठ पाठ से इसमें ज़्यादा होती है। दूसरा है स्व अध्याय का अभ्यास। हमारे इसको ज़्यादा जब हम गहन अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक रीडिंग हैबिट बालक के अंदर उत्पन्न होती जाएगी जो बालक के अधिगम स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि स्व अध्याय की आदत नहीं है तो बालक का ज्ञान भी नहीं बढ़ेगा। अगला है भाषा तत्वों का ज्ञान। भाषा की जो तत्व है कि भाषा कैसे बनी, किन किन शब्दों से उसमें ली गई है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और कौन से व्याकरणिक नियमों का पालन किया है, इसका ज्ञान भी इसमें हमको हो जाता है। जब हम उसको अध्ययन करते हैं तो बालक के इन ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद है द्रुत पाठ में कौन कौन सी विधाएं पढ़ाई जाती है। द्रुत पाठ के अंतर्गत जो है, द्रुत पाठ की जो विधाएं हैं जिसके अंतर्गत द्रुत पाठ सम्मिलित होते हैं कि उसमें जो भी पाठ सम्मिलित होंगे वो द्रुत पाठ ही होंगे अर्थात सरल होंगे। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं। तो पहली है आत्मकथा। जो भी आत्मकथा लिखी जाती है वो द्रुत पाठ के अंतर्गत ही आती है। संस्मरण, जो स्मृति के आधार पर जिसमें क्रम में वर्णन किया जाता है। शिक्षाप्रद कहानियाँ, जो एक बालक को नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए किसी न किसी प्रकार का कोई ज्ञान देने के लिए रची जाती हैं वह कहानियाँ। एकांकी, जो एक अंक की दृश्य को रूपांतरित करने के लिए लिखी जाती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। और पत्र पत्रिकाएं, जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी द्रुत पाठ के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाती है क्योंकि हम इनको एक ही बार में पढ़कर तुरंत इसका अर्थ समझते चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है द्रुत पाठ के उद्देश्य। इनके क्या किस उद्देश्य को द्रुत पाठ लेकर द्रुत पाठ की रचना की जाती है। तो पहला है पाठों का सारांश समझने की शक्ति का विकास करना। तुरंत हम पढ़ के पाठ की समरी अपने शब्दों में बालक बता देता है क्योंकि वो पढ़ते के साथ ही उसको समझता चला जाता है। दूसरा है सीखी हुई शब्दावली का अभ्यास। जो हम पढ़ते हुए हम नए नए शब्दों से परिचित हो रहे हैं उन शब्दों को अपने लेखन में अपने वाचन में उपयोग कर उसको प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है शीघ्रता से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। जब हम द्रुत वाचन पाठ करते हैं तो हम उसका शीघ्र ही तुरंत ही जो है उसके अर्थ को भी ग्रहण करते चले जाते हैं और उस पढ़ने के तुरंत बाद हम उसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी देने के लायक हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं कि बालक उसके बारे में बता देता है कि इस पाठ में ये बात प्रदर्शित की गई है और क्यों की गई है। अगला है कम समय में अधिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना कि जल्दी जल्दी जब हम रीडिंग करते हैं तो कम समय में अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है मौन वाचन का अवसर। मौन वाचन जो होता है क्योंकि जब हम मन ही मन में द्रुत वाचन करेंगे, कोई जोर जोर से द्रुत वाचन नहीं होगा, तो हमारे अंदर मौन वाचन की क्षमता का विकास होता है जो एक बालक के ज्ञान वर्धन के लिए आवश्यक है। सामूहिक वाचन प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। मौन वाचन जब उच्च स्तर की कक्षा में हम अध्ययन करते हैं तो मौन वाचन का ही महत्व होता है जिसमें बालक अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण करता है। कल हम मौन वाचन के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र अध्ययन का अवसर। इसमें बालक सामूहिक रूप से नहीं शिक्षण करता, इसमें अपने आप स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है। और इसके नेक्स्ट है भाषा व साहित्य के प्रति रुचि। जो भाषा और साहित्य के प्रति उसके मन में एक रुचि विकसित होती है, इसलिए द्रुत वाचन एक अनिवार्य पाठ के रूप में माना गया है। आज का आपका गृह कार्य है द्रुत वाचन पाठ से आप क्या अभिप्राय है। एक बालक के अंदर द्रुत वाचन से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है।